हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। क्वेश्चंस करते हैं आज के। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, मीनिंग ऑफ स्कीमा इज चंकिंग मैकेनिज्म, या मतलब स्कीमा जो है, देखिए जीन पियाजे द्वारा स्कीमा दिया गया था। इसका मतलब क्या है? खंडन क्रिया विधि, अधिगम विधि, लंबे समय के बाद में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, या शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि। ठीक है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, या लर्निंग टेक्निक्स। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पता भी होगा, जीन पियाजे ने कहा था स्कीमा जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज पैटर्न्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर में या एक पर्टिकुलर पैटर्न में ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित रूप से हमारे पास जो जानकारी कहीं ना कहीं वही क्या है, स्कीमा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आजकल थोड़ा मॉडरेट फॉर्म में चीज़ें भी, जो वर्ड्स हैं उनको चेंज करके डाल दिया जा रहा है। जैसे कि क्या दिया है अभी, ऑर्गेनाइज पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, अभी जो रिसेंटली अलग अलग जगह के पेपर हो रहे हैं वहाँ से इस तरीके के प्रश्नों में थोड़ा हेर फेर शब्दों में दी जा रही है, तो वो भी पकड़ना हमें ज़रूरी है। लंबे समय के बाद में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना ही क्या है। अब हमें यहाँ पे पकड़ेंगे कैसे कि आंसर क्या है, हम पकड़ेंगे ऑर्गेनाइज पैटर्न्स को, इंग्लिश में ऑर्गेनाइज पैटर्न को और हिंदी में संगठित पैकेट्स को। ठीक है, ये हमें पता है स्कीमा को कहते हैं। तो इस तरीके से आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, द यूनिट ऑफ हेरिडिटीज, यानी कि आनुवंशिकता जो है उसकी इकाई है क्रोमोसोम, फर्टिलाइज्ड एग यानी कि निषेचित जो अंडे होते हैं वो, जीन या फिर जाइगोट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन। देखिए यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो है वो क्या है, जीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द एडुकेबल ग्रुप बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ आईक्यू, यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है, आईक्यू जो है उसके आधार पे आप क्या करिए, शिक्षणीय वर्ग को चुनिए। मतलब क्या बोलते हैं, आप लोग समझ सकते हैं जिन्हें एडुकेट किया जा सकता है। ठीक है, 70 to 90 यानी कि 70 से 90 के बीच में, 30 से 50 के बीच में, 50 से 70 के बीच में, और या फिर 50 से नीचे। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है 50 to 70। मतलब शिक्षणीय वर्ग जो है वो क्या है, 50 से 70 के बीच में कहीं ना कहीं शिक्षित किया जा सकता है। या आपको क्या लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे ही इसका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुबुद्धि जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया, तो सीधे गार्डनर के द्वारा दिया गया, ये आप लोगों को पता है। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे बढ़ते हैं। वाइगॉट्स के सिलेबस में आपके है नहीं। अल्फ्रेड बिने के बारे में बात करते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बिने के द्वारा दी गई है। ठीक है, फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट जो है किसने बनाया था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आंसर अगर आप लोग बताएंगे आप ही अपडेट रहेंगे। ठीक है, पेपर में आपके लिए जानकारी एकदम ब्रेन में आएगी। बात करें ब्रूनर की, डिस्कवरी रनिंग, साथ ही साथ 3 तरीके की स्टेजेस के बारे में बात करी है ब्रूनर के द्वारा। कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं पियाजे के अकॉर्डिंगली उसी। लेकिन इनकी जो चीज़ें इन्होंने दी हैं 3 दी हैं, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, और क्या दिया तीसरा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड एट द एज ऑफ, यानी कि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में, या फिर 10 से 13 महीने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए 10 से 13 महीने में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल भी जाएंगे इसमें, क्योंकि ये पेपर्स हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं किसी न किसी ने लगाए होते हैं, वहाँ अपग्रेड होते हैं। ठीक है, तो 10 से 13 साल तक के, सॉरी 10 से 13 महीने तक का जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं मीनिंगफुल वर्ड जो होते हैं, मतलब मीनिंगफुल वर्ड मतलब समझ में आने लग जाएंगे स्पष्ट रूप से, वो शब्द होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी रेगुलेट द ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इन दी रिहेबिलेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया, यानी कि निम्न में से कौन सी संस्था जो है प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी इसको तो आप समझते हैं एनसीटीई, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यानी कि एनसीईआरटी, और लास्ट है आपका भारतीय पुनर्वास परिषद, यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई। तो देखिए ये एक संस्था है जो कि क्या करती है, आप कह सकते हैं नियमावली भी बताती है, पंजीकरण भी करती है, और इससे रिलेटेड सभी कार्य करती है कि जितने भी लोग हैं उनका डेटा, कितने प्रतिशत लोग जो हैं कहीं ना कहीं डिसेबल्ड हैं, किस और डिसेबिलिटी का कितना % क्राइटेरिया है, कितना % होना ही चाहिए कि आपको उतना % आरक्षण मिलेगा। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत रिहेबिलिटेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो काम करता है, पंजीकरण करने का। बेसिकली जितने भी लोग डिसेबल्ड हैं वो कौन कौन है वहाँ, उसका सारा डेटा कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न पे, और ये कार्रवाई भी इस तरीके की यही करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू फार साइटेडनेस। ठीक है,
ऑप्शन है ऑप्टिकल एट्रोपी, एस्टिमेग्टिज्म, हाइपरओपिया हो गया ये, और रिफ्रैक्शन। देखिए ये प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है। ये जो है यहाँ पे ये विद इन दी कॉन्टेक्स्ट, वैसे ये थोड़ा फिजिक्स के एस्पेक्ट में आ गया, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट जो है कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रश्न है कि कौन सा दूरदर्शिता के लिए दिए प्रॉब्लम। जैसे आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती है, दृष्टिबाधित बच्चे भी आते हैं। तो कौन सा ऐसा विकार है जिसमें दूरदर्शिता के लिए मतलब जाना जाता है? ऑप्टिक एट्रोपी, एस्टिमेग्नेटिज्म, या फिर आपका है हाइपर, देखिए हाइपर मायोपिया होता है एक, ठीक है, या फिर रिफ्रैक्शन। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगर कोई फिजिक्स की जनता जुड़ी है तो एस्टिमेग्नेटिज्म जो होता है इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका जो आई का नंबर होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बढ़ रहा होता है, ठीक है। उसका नंबर जो आता है वो इरेगुलर तरीके से बढ़ रहा होता है, पॉइंट्स के बाद आपको इस तरीके का ऊपर नीचे दिखाई देगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है और ये हाइपर मायोपिया होगा। एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ टीचर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इनमें से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए और समय का पाबंद होना चाहिए, हर बालक की अधिक क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। तो देखिए इनमें से जो नहीं करना चाहिए वो कौन सा है कि ये नहीं कि टीचर जो है किस में इंगेज रहे, टीचर शैल एंगेज हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन प्राइवेट ट्यूशन। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या है कि टीचर को प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेना चाहिए, ये इसके अंतर्गत बताया गया है। कौन सी धारा में बताया गया है कमेंट में बताइएगा। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, धारा 28, धारा 21, धारा 22 और धारा 17, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जैसे कि आजकल तो शिक्षा को धंधा बना दिया गया है, तो ये इन सब चीज़ों की रोकथाम करने के लिए कहीं ना कहीं क्या है, शुरुआत की गई है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा हो। तो अगला प्रश्न है, डैश इज द एबिलिटी टू डिस्गाइज बिटवीन वंस ओन पर्सपेक्टिव एंड अदर्स पर्सपेक्टिव इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। केंद्रस्थ यानी कि सेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म का मतलब होता है जीववाद या जनात्मवाद भी यहाँ पे लिखा है, और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए किसी के बाल्यावस्था के दौरान अगर आप दूसरे के नज़रिए में और अपने नज़रिए में फ़र्क करने में जो अयोग्यता है उसको दिखाता है कहीं ना कहीं ईगोसेंट्रिज्म। ध्यान दीजिएगा, अब मैं थोड़ा सा समझाती हूँ इसके बारे में। ईगोसेंट्रिज्म क्या है, आत्मकेंद्रितवाद। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद की जिद करता है कि नहीं मैं ही सही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप एक इंसान है वो सोचेगा कि मैं ही सही हूँ तो उसको दूसरे का पर्सपेक्टिव कभी सही नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। एनिमिज्म क्या होता है आप लोगों को पता होगा, एनिमिज्म क्या होता है, जीववाद, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मैं कुछ प्रश्न आपसे इसलिए कहती हूँ कि आप लोगों को पता होगा क्योंकि वो सीटेट बेस्ड होते हैं, और ऑब्वियसली बात है एलटी जितने भी कैंडिडेट भर रहे हैं सीटेट तो क्वालिफाइड है वो, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए, ठीक है। अ टीचर इज गोइंग टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक्स थ्योरी इन द क्लासरूम, व्हाट ही और शी शुड नॉट अप्लाई फॉर द फॉलोइंग। बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए, उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए, बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य कराया जाना चाहिए, जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो इनमें से क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक राइट आंसर क्या होगा। देखिए लॉ ऑफ रेडीनेस आपने पढ़ा है, यानी कि बच्चों को क्या करा जाना चाहिए, तैयार किया जाना चाहिए, तत्परता का जो नियम है। तो पहला तो सही है बिल्कुल। अब अगला है, बच्चों को नई चीज़ें सीखने तो खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। देखिए खोज विधि की बात तो कहीं से कहीं तक थॉर्नडाइक ने फिलहाल नहीं की है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं थ्योरीज के अंतर्गत ऐसा एकदम से गलत भी ये नहीं है। फिर भी देख लेते हैं अगला ऑप्शन, उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य कराया जाना चाहिए। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, जहाँ तक शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए बात पुरस्कार के बारे में भी थॉर्नडाइक ने कहीं से कहीं तक नहीं की है, ठीक है। लेकिन बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, ये भी बात उन्होंने नहीं बोली है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक है। तो बी यानी कि चिल्ड्रन
लर्निंग शुड बी ओरिएंटेड टू अ डिस्कवरी अप्रोच टूवर्ड्स लर्निंग न्यू थिंग्स। इस तरीके की कोई भी बात यहाँ पे थॉर्नडाइक जो है उन्होंने नहीं कही है, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च। तो क्रियात्मक शोध जो है निम्न में से क्या उससे संबंधित नहीं है। क्रियात्मक शोध जो है सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो एक्शन रिसर्च हेल्प्स इन थियरी बिल्डिंग, ये इनेबल करता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फोकस ऑन प्रॉब्लम दैट आर द ऑफ द इमीडिएट कंसर्न। और लास्ट है ऑफर्स फॉर्मेशन फीडबैक सच दैट एम्स एंड मेथडोलॉजी आर ओपन टू वेरिएशन। अच्छा, ये सारे ऑप्शन पढ़ने का रीज़न ये था, ध्यान दीजिएगा कीन पॉइंट्स पे एक्शन रिसर्च के बारे में। एक तो एक्शन रिसर्च जो है जनरलाइजेशन के बारे में कोई बात नहीं करता। एक्शन रिसर्च इमीडिएट एक्शन यानी कि तात्कालिक क्या क्रिया के बारे में बात करता है। सामान्यीकरण के बारे में कोई बात एक्शन रिसर्च नहीं करता है। एक्शन रिसर्च के 7 स्टेप दिए गए हैं एंडरसन के द्वारा, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब जो बोल रही हूँ, एक्शन रिसर्च जो है, ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो ये है कि एक्शन रिसर्च जो हमारा यहाँ पे है वो कहीं से कहीं तक थ्योरी बिल्डिंग के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि भाई अगर थ्योरी बिल्ड हो गई, एक्शन रिसर्च का मतलब है हर बार नई समस्या आना। स्कूल संबंधी किसी भी तरीके की समस्या हो सकती है वहाँ पे जो बच्चा के तहत आ सकती है या किसी भी चीज़ के तहत आ सकती है स्कूल के अंदर, और जिसको सुलझाया जाएगा स्कूल और विद्यालय प्रबंधन के द्वारा, ठीक है। तो जब हर बार समस्या नहीं है तो थ्योरी कैसे बना दोगे आप उस पर? तो ये बिल्कुल गलत है। तो थ्योरी के बारे में कहीं भी बात आ जाएगी, एक ही पॉइंट पकड़ के आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन के नीचे के ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है, बिल्कुल होता है। इमीडिएट यानी कि तात्कालिक समस्याओं को सुधार करने के लिए भी होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। द प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटीज क्वांटिटेटिवली शुड बी टर्म्ड एज, आपके सिलेबस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहीं ना कहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, तो याद रखिएगा, आपको याद भी होगा, ग्रोथ जो होती थी वो क्या होती थी, क्वांटिटेटिव होती थी, यानी कि मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता जो होती है वो क्या होती है आपकी ग्रोथ। ग्रोथ आप लोग समझ भी सकते हैं, ग्रोथ को हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बुद्धि नहीं कहते हैं, बुद्धि गलत यहाँ पे छपा हुआ है, ग्रोथ, ठीक है, वृद्धि आई थिंक कहते हैं, हाँ, बुद्धि नहीं, वृद्धि, ठीक है। तो वृद्धि हो जाएगा ये, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है, देखिए, भार बढ़ सकता है, घट सकता है, ठीक है। तो ये जो जिस ऐसी मात्रा जिसमें बड़ा घटाव आ सकता है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन से स्वालीनता के लक्षण हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म। तो ऑटिज्म जो होता है डिसेबिलिटी के अंदर आता है, आपको पता है ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, पुअर सोशलाइजेशन, यानी कि आप कह सकते हैं सामाजिक व्यवहार कमजोर होगा उनका, रूढ़िबद्ध व्यवहार होगा, यानी कि स्टीरियोटाइप बिहेवियर रहेगा। पुअर कम्युनिकेशन होगी, यानी कि कमजोर संप्रेषण रहेगा, यानी कि बोलचाल इतना बेहतर नहीं हो सकता। ऊपरी लिखित सभी, तो ध्यान दीजिएगा, ऑटिज्म का मतलब ही ये है, सभी हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। क्यों? ऑटिज्म का मतलब ये है एंटी सोशल, यानी कि समाज के सामने बैठा ना जाना। जो समाज के सामने ज़्यादा नहीं बैठेगा वो समाज में ज़्यादा बात करना भी प्रेफर नहीं करेगा। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा आजकल मोस्टली स्टूडेंट भी ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेटिव्स वगैरह बार बार पूछते रहते हैं आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वो सब। तो क्या होता है, उससे नेगेटिविटी आती है, उससे इंसान अकेला रहना पसंद करता है, एंटी सोशल हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा समाज में घुलना मिलना पसंद नहीं करता है, और उसका कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे क्या हो जाता है, फीका हो जाता है, क्योंकि वो नहीं बोलना चाहता है, चीज़ों में नहीं घुलना मिलना चाहता है। ये वहाँ से है चीज़ें, ठीक है। तो ऊपरी लिखित सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। When both chronological and mental age of पूनम is 9 years, her intelligence category may be considered as, मतलब एक लड़की है पूनम, उसका कालानुक्रमिक और मानसिक आयु दोनों ही 9 है। तो देखिए, आप लोगों को पता है IQ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज अपॉन कालानुक्रमिक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब देखिए, ऊपर भी 9 है, नीचे भी 9 है, गुणा 100, तो 9 से 9 कटा, यानी कि IQ कितनी आ गई है इसकी, 100, ठीक है। तो इसकी IQ आ गई है, बुद्धि लब्धि 100 आ गई है। अब हमसे पूछ रहा है क्या है, उत्कृष्ट है, औसत से कम है, औसत है, या प्रतिभावान है। तो आई होप आप लोगों को पता है 90 से 110 के जो बच्चे आते हैं ना, 90 से 110 के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं भाई वो क्या होते थे, वो एवरेज बच्चे होते थे, ठीक है। 90 से 110 जिनका IQ होता है वो औसत बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एवरेज, औसत। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मेंटली रिटार्डेड बच्चे और मंदबुद्धि जड़ बुद्धि बच्चे जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 0 से 20, 25 से 40, 70 से ऊपर या 90 से नीचे, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी
एक्सपेक्टेड फ्रॉम टीचर टू कीप इन माइंड वाइल रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर कहीं ना कहीं अराइज होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? वो योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, या शिक्षण विधियों को समावेशित करना। तो देखिए यहाँ पे एबिलिटी ग्रुपिंग जो है कई बार वैसे एबिलिटी ग्रुपिंग किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं, लेकिन एबिलिटी ग्रुपिंग कई बार की जाती है क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन से हट के क्वेश्चन है थोड़ा सा। और एडजस्टिंग द करिकुलम, ये भी ठीक है। एडजस्टिंग द मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये भी ठीक है। लेकिन बच्चों को पूरा सेल्फ स्टडी के लिए यानी कि स्वाध्याय के लिए अकेले छोड़ देना, ये यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पावरफुल मोटिवेशन इज इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग, यानी कि सशक्त अभिप्रेरणा प्रेरणा जो है सीखने का प्रभावशाली घटक है। क्यों? क्योंकि इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है, या फिर प्रसन्न रहता है। ठीक है, तो मतलब बच्चा जो है, चाइल्ड बिकम हेल्दी, डज मेडिटेशन, लर्न्स रैपिडली, या फील्स हैप्पी। तो देखिए पावरफुल मोटिवेशन जो होती है ना, अगर सशक्त अभिप्रेरणा बच्चे को मिले तो उससे क्या होता है, बच्चा जो होता है ना शीघ्र सीखता है, लर्न्स रैपिडली। ठीक है, उसको कोई मेडिटेशन नहीं होता है, कोई स्वास्थ्य में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना ही प्रसन्न रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्राफ्ट एजुकेशन बी गिवन टू रिटार्डेड चाइल्ड, कॉमन चाइल्ड, बैकवर्ड चाइल्ड, या फिर गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है, तो देखिए हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हस्तशिल्प के बारे में बात करी थी गांधी जी ने कहा था 7 से 14 साल के बच्चों को क्या करो, कोशिश करो कि उनको क्या करने की कोशिश की जाए कि मतलब उनका एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन उनको दी जाए। साथ ही साथ बेसिक एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, वर्धा स्कीम, नई तालीम, ये सब के बारे में बात करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वर्धा स्कीम कब आई थी। साथ ही साथ गांधी जी की बहुत फेमस किताब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, और बहुत सारी जैसे यंग इंडिया जो है पब्लिश इन्होंने की थी, लिखी किसी और ने थी। ठीक है, किसने लिखी थी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गांधी जी से इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो क्राफ्ट एजुकेशन जो है किस तरीके के बच्चे को दी जानी चाहिए, तो देखिए ये कोशिश की गई है कि रिटार्डेड चाइल्ड जो होता है ना उसे दी जाए, ताकि वो क्या है, वो भी अपना वोकेशनल कर सके, मतलब अपना वोकेशनलाइजेशन कर सके, अपना व्यवसायीकरण कर सके, कि उसको भी क्या कोई परेशानी ना हो कल के दिन में कि वो क्या करेगा। तो अल्टीमेटली हर एजुकेशन का गोल क्या है, फाइनल गोल क्या है, एक तो बच्चा अपने जीवन जीने और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए उसको हैंडल करने लायक हो, साथ ही साथ उसको अगर व्यवसायीकरण हो गया होगा तो वो इतना परेशान नहीं होगा। तो व्यवसायीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस मुद्दे के हिसाब से दिया जाना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है, हाउ विल यू एरेडिकेट स्टीलिंग हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट, मतलब अगर छात्र हैं आपके कक्षा पे जिन्हें चोरी की आदत पड़ गई है तो उनकी आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? उनको पारितोषिक यानी कि रिवॉर्ड देके, उदाहरण देके यानी कि थ्रू एग्जाम्पल, पनिशमेंट यानी कि सजा देके, या फिर स्कोल्डिंग मतलब ताड़ना देके, या डराना धमकाना। ठीक है, तो क्या करेंगे आप छात्र में चोरी की आदत को कम करने के लिए? देखिए उदाहरण देखिए। ठीक है, थ्रू एग्जाम्पल। अच्छा, कैसे उदाहरण? आप क्या कर सकते हैं, स्टोरीज सुना सकते हैं उनको, ऐसी स्टोरीज सुना सकते हैं जो एक मॉरल एग्जाम्पल सेट करेगा कि अलग अलग तरीके की स्टोरीज हो सकती हैं जिससे बच्चा कहीं ना कहीं इंस्पायर हो कि हाँ मुझे ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध जो है उन्होंने अंगुलीमार जो है एक डाकू था उसे कैसे सुधारा था, मतलब इस तरीके की एग्जाम्पल अगर आप सेट करेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं मोटिवेट होगा। ठीक है, क्योंकि जैसा बच्चे का परिवेश होता है उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इन एनसीएफ 2005 द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग आर्ट एजुकेशन इन स्कूल इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल हर पेपर में ज़्यादातर ये आ रहा है कि बताइए एनसीएफ में आर्ट एजुकेशन क्यों इंक्लूड कराया गया, ऐसे क्या ज़रूरत थी आर्ट एजुकेशन इंक्लूड करने की। ठीक है, टू अप्रिशिएट कल्चरल हेरिटेज यानी कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना था, या छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना था, या केवल एक सही है या दोनों सही है? तो ध्यान दीजिएगा, एक तो पहली बात ये है कि अगर बच्चा आर्ट एजुकेशन उसका अच्छा है तो बच्चा कहीं ना कहीं कल्चर जो हमारा है, जो हमारी आप कह सकते हैं सांस्कृतिक विरासतें हैं उनके बारे में जानेगा, पता चलेगा उसको, एस्थेटिक ब्यूटी का अंदर से पता चलेगा कि हाँ सौंदर्यीकरण जो होता है वो मतलब उसका भाव उसे पता चलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, एक तो ये उसके अंतर्गत विकसित होगा, बिल्कुल सही है। और दूसरा है छात्रों का जो व्यक्तित्व है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसको विकसित करना। देखिए हर बच्चा जो है अगर उसको एक सिनेमा कुछ भी दिखाया जाएगा, पर्टिकुलरली एक आपने कुछ चीज़ लिखी और दिखाई दी, उसको कहा कि कुछ बनाओ उस पर, तो हर बच्चा अलग अलग चीज़ बनाता है, वो उसकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं विकसित करने लगती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जब बालक को परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है
तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? When a test measures an individual's ability consistently, accurately, then the test is known as। तो LT में सेम ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है, पिछले बार ही था, ठीक है। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नन ऑफ दीज। तो परीक्षा द्वारा अगर मापी गई योग्यता जो है वो सही निकलती है मूल्यांकन में, कहीं मतलब स्थायित्व होता है। आपने 2-3 बार एक बच्चे का टेस्ट लिया और 2-3 बार बच्चे के क्या है, अगर नंबर में वेरिएशन आ भी रहा है, एक तो एक आध नंबर का वेरिएशन आ रहा है, उतने कुछ फिक्स क्वेश्चन तो उसके सही होते ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता यहाँ से आपको आ जाएगी कि नहीं, हाँ ये बच्चा चीटिंग नहीं करता भाई, ये खुद से ही कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब आपने बहुत सारे टेस्ट लिए तो बहुत सारे मोस्टली टेस्ट में एक्सपेक्टेड वैल्यूज उसकी क्या है, सिमिलर है, कहीं कभी बहुत ज़्यादा कम हो सकती है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, लेकिन ज़्यादातर में सेम है, तो विश्वसनीयता आपकी बढ़ जाएगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। रिलायबिलिटी इसका एक राइट आंसर था। द 20th सेंचुरी हैज़ कम टू बी डिजाइंड एज द सेंचुरी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जो 20वीं शताब्दी है को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? मुरे ने दी है, एडलर ने दी है, क्रो एंड क्रो या जेबी वॉटसन। तो जेबी वॉटसन जो है व्यवहारवाद के लिए भी जाने जाते हैं। तो देखिए ये परिभाषा जो है दी गई है क्रो एंड क्रो के द्वारा, बहुत फेमस व्यक्ति है, बहुत सारी डेफिनेशन उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है अलग भी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। This stage is also also called a period of pseudo maturity, यानी कि ये जो अवस्था है इसे मिथ्या पक्वता भी कहा जाता है, मिथ्या परिपक्वता कह सकते हैं यहाँ पे से, ठीक है। शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, एडोलेसेंस किशोरावस्था, या फिर मैच्योरिटी प्रौढ़ावस्था। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसे कह सकते हैं, अब आपने ध्यान दिया होगा छोटे छोटे बच्चे कभी कभी ऐसी बातें करते हैं, अब आजकल तो बहुत 90% बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर होने वाली बातें करेंगे, तो और कई बार ऐसा लगता है कि ये कितने मैच्योर हो गए, उनको पता होगा सारी चीज़ें, इस तरीके से वो अपना रोल एक प्ले कर रहे होते हैं। तो ये इसे कहते हैं सूडो मैच्योरिटी। बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर एडोलेसेंस लगेगा, लेकिन इसका आंसर एडोलेसेंस नहीं है। छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें कई बार वो ऐसा शो करने लगते हैं कि उन्हें चीज़ों को पता है, वो ऐसे ऐसे कर सकते हैं चीज़ों को अपने तरीके से, तो इसे कहते हैं सूडो मैच्योरिटी, ठीक है। और ये आती है बाल्यावस्था के दौरान, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था। तो याद रखिएगा सूडो मैच्योरिटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन बी ट्रेस्ड टू। जो मनुष्य का जीवन है उसका आरंभ मूलतः घटित है कितना कौन से कितने सेल से? 2 सेल्स यानी कि 2 कोष, अ सिंगल सेल यानी कि एक कोष, मैनी सेल्स यानी कि कई कोष, और नो सेल एट ऑल यानी कि कोई कोष नहीं। तो देखिए ह्यूमन लाइफ जो होती है एक सिंगल एग से तो फर्टिलाइज होकर आगे बनती है, तो सिंगल सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर केवल एक कोष, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ऑफ इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था की विशेषता उनमें से क्या नहीं है? रैपिडिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, फुल ऑफ मोरालिटी, रैपिडिटी इन मेंटल एक्टिविटीज़। तो देखिए इसमें से क्या नहीं है? देखिए एक शैशवावस्था में एक छोटी सी एज में बच्चे के पास नैतिकता कहाँ से आ जाएगी भाई? फुल ऑफ मोरालिटी क्या है? गलत है। बाकी सारी चीज़ें तो बच्चे में कहीं ना कहीं ये सब होती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। व्हाट इज थिंकिंग, यानी कि चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, यूज ऑफ सिंबल्स, भाषा का प्रयोग, प्रत्याक्षिक क्रिया यानी कि परसेप्चुअल प्रोसेस, या फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय, अधिगम, ठीक है। तो देखिए थिंकिंग क्या है? कहीं ना कहीं यूज ऑफ सिंबल्स जो है, प्रतीकों का प्रयोग जो है, कहीं ना कहीं क्या है? थिंकिंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। द नेम ऑफ थियरी एडवोकेटिंग सडन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज, यानी कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? ऑपरेंट लर्निंग यानी कि सक्रियात्मक अधिगम, थ्योरी ऑफ इनसाइट यानी कि सूत्र का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, या फिर कंडीशनिंग अनुबंधन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर है थ्योरी ऑफ इनसाइट, ठीक है। ऐसी थ्योरी जो सडन सॉल्यूशन के बारे में बात करती है, सूझ का सिद्धांत इसे कहते हैं, ठीक है, सूझ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सेंसेशन इज अ गेट वे ऑफ नॉलेज, दिस स्टेटमेंट इज, यानी कि संवेदना जो है ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन किस से इससे रिलेटेड है? कौन से विकास से? मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, अटेंशन डेवलपमेंट, या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट जो है 4 तरीके के हैं। अटेंशन डेवलपमेंट जैसा तो कुछ होता ही नहीं पहली बात तो, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ये भी कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है, ठीक है। मेंटल और लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं कॉग्निटिव के अंदर आ गया, और एक आपका इमोशनल आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे
कि देखिए सेंसेशन जो है गेटवे है नॉलेज का, ये स्टेटमेंट जो है मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए कुछ भी चीज़ होती है आपके साथ, आपको सेंसेशन होता है, आपके ब्रेन तक वो चीज़ पहुंच जाती है। आप किसी गर्म वस्तु में हाथ लगाते हैं, अचानक से हाथ हटाते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को सेंस हो जाता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लेवल्स ऑफ लर्निंग। इनमें से करेक्ट लेवल क्या है लर्निंग का? तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रज्ञान। यानी कि फैक्ट, नॉलेज, हाउ इन्फॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंशन, विजडम। तो इनमें से राइट आंसर एक क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें से एक राइट आंसर हो जाएगा फैक्ट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, हाउ, कॉम्प्रिहेंशन और विजडम। यानी कि तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैचुरेशन एक्सेट्रा इज कॉल्ड लर्निंग। यानी कि व्यवहार में चेंज ना कहीं यानी कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। नहीं, हाँ, अनिश्चित या फिर कभी कभी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नो। तो ज़रूरी तो नहीं कि हर बार आपको मैचुरेशन आए उसी को लर्निंग कहा जाए। लर्निंग का मतलब चेंज इन बिहेवियर होता है, बिल्कुल होता है चेंज इन बिहेवियर, लेकिन एक चेंज इन बिहेवियर को आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ बांधा नहीं है। ठीक है, सकारात्मक रूप में अगर वो हो तो वो लर्निंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मुरे क्रिएटेड द हिस्ट्री बाय कंस्ट्रक्टिंग अ टेस्ट, व्हाट इज दैट। मुरे जो है उन्होंने एक टेस्ट दिया था और उसको रच के उन्होंने इतिहास रच दिया था। कौन सा टेस्ट था वो? स्याही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण या मूल्यांकन मापनी। तो इंक ब्लॉट टेस्ट जो है रोसास द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसमें 10 कार्ड होते हैं, तो ये तो नहीं दिया गया मुरे के द्वारा। अगला है सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था किसने दिया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो कि टैट है, जिसमें 31 कार्ड्स होते हैं, 30 यूज होते हैं, 1 तो आपको पता ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और रेटिंग स्केल तो खैर कोई पर्टिकुलरली टेस्ट तो जैसा नहीं है जो मुरे ने बनाया हो। तो इसका राइट आंसर है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, यानी कि टैट जो है मुरे ने बनाया था, मॉर्गन एंड मुरे ने बताया है। बहुत सारी बुक्स में ये ऐसा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड, यानी कि व्यवहारिक बुद्धि जो होती है उसे क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या सामाजिक बुद्धि। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या फिर कॉग्निटिव एबिलिटी और या फिर सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को पता होगा यहाँ पे 3 तरीके की चीज़ों के बारे में बात करते थे स्टर्नबर्ग, है ना, और 3 तरीके की चीज़ों की ही बुद्धि के बारे में बात करते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कहते हैं कि कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल इंटेलिजेंस होती है, जबकि जो स्टर्नबर्ग है उनकी ट्रायर की थ्योरी में वो कुछ अलग बात करते हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं यहाँ पे, और एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं। ठीक है, और थर्ड क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, यानी कि मूर्त बुद्धि। ठीक है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को क्या कहा? मूर्त बुद्धि। यानी कि वैसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वाले लोग क्या होते हैं ना, जुगाड़ू लोग जो होते हैं, उन्हें पता होता है कि हाँ हम इस तरीके से कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर यूपी में पाए जाते हैं, ऐसा कहते हैं। मतलब ये तो मजाक वाली बात हो गई, लेकिन पर ठीक है। तो मूर्त बुद्धि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और मूर्त, देखिए मूर्त का मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट चीज़ों का मतलब क्या होता है? जैसे आप छू के पता लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं उसे। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जिसे आप देख नहीं सकते हैं। जैसे कि कई बार आपको मैथ्स में ऐसी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी, 3D आपको एक कोई फिगर होगा तो आप इमेजिन कर पाएंगे कि हाँ इस तरीके से होगा, जैसे ऑक्टेंट निकालने सपोज दैट आपको। ठीक है, ये इस तरीके की चीज़ें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। देखिए बुद्धि के जो त्रिआयामी ये जो बात है ये दी गई थी गिलफोर्ड के द्वारा। उन्होंने कहा था, गिलफोर्ड जो है 3 तरीके की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट। कॉप से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो संक्रियाएं और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद और कंटेंट का मतलब आप लोग बता दीजिएगा। तो जो उनके त्रिआयामी तत्व थे उसमें उन्होंने इस यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसके हिसाब से आप मारेंगे ऑप्शन 120, और वैसे बाद में क्या कर दिया गया था 180 कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में 120 नहीं है तो 180 आप राइट आंसर मारेंगे इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है द ऑब्जेक्ट इन द एनवायरमेंट विच एन ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू अटेन इज कॉल्ड, यानी कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। प्रबलन यानी कि रीइंफोर्समेंट, प्रेरक यानी कि मोटिव, स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक और प्रलोभन यानी कि इंसेंटिव। तो इसका राइट आंसर है आपका मोटिव यानी कि प्रेरक। ठीक है,
तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की इसको कोशिश कीजिएगा। और साथ ही साथ एक और बात, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि आप PDF भेज दीजिए। देखिए सारी PDFs जो हैं टेलीग्राम में हमारा जो चैनल है उसमें अवेलेबल है, वहाँ जाके आप सारी PDFs ले सकते हैं, क्योंकि फ़ोन में डेटा बहुत भर जाता है तो हमने वहाँ डाली हुई है ऑलरेडी। और हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि फिर भी आप हमें व्हाट्सएप में भेज देंगे, पेड ले लीजिए तब भी। देखिए पेड प्रमोशन हम इस तरीके का कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने टेलीग्राम में सारा डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम धंधा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सभी के लिए क्या है, सभी के लिए डाला गया है। और किसी को भी परेशानी है तो आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम एक बार आप डाउनलोड करिए, टेलीग्राम डाउनलोड करके वो सारी PDF व्हाट्सएप में अपने आप को सेंड कर लीजिए, फिर उसको हटा दीजिए, इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी गुड लक अभी से आपके एग्जाम के लिए और थैंक यू।